गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे थे पार्ट 3 एसएस में पार्ट 3 पढ़ रहे थे नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। इसका पहला वीडियो आपने देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे नाज़ीवाद और हिटलर का उदय का पार्ट 2 यानी कि दूसरा वीडियो। देखिए, इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जर्मनी में एक 11 वर्षीय बालक था जिसका नाम था हेलमुट। हेलमुट जो है, उसके जो पिता थे वो एक चिकित्सक थे। हेलमुट अपने माता और पिता की बातें सुन रहा था और उसकी जो माता और पिता हैं वो आपस में ये बातें कर रहे थे कि अब हमारा क्या होगा। ये बात जो है 1945 की है, लगभग फरवरी 1945 की बात है। 1945 की ये घटना है। जर्मनी के एक 11 वर्षीय बालक था जिसका नाम हेलमुट था। उसके माता और पिता आपस में बातें कर रहे थे। पिता उसके चिकित्सक थे। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। बात करते करते हुए कह रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा। जिस प्रकार से यहूदियों के साथ में हमने दुर्व्यवहार किया है, पता नहीं अब यहूदी हमारा क्या हाल करेंगे। यही बात जो है, डरे सहमे से दोनों बात कर रहे थे। और बात करने के पश्चात क्या हुआ कि इस घटना के 2 दिन बाद हेलमुट के जो पिताजी थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या जो कर ली, अब सवाल यह है कि इसके पिताजी ने आत्महत्या क्यों की। क्योंकि इसके जो पिताजी थे वो नाज़ीवादी थे। नाज़ीवाद क्या है? सिद्धांत और विचारों का समूह। सिद्धांत या विचार जिसको प्रतिपादित किया था एक व्यक्ति जो जर्मन का शासक था, जिसका नाम था हिटलर। इसने इन विचारों को प्रतिपादित किया था। इसके पिता ने 2 दिन बाद में आत्महत्या कर ली। 2-3 दिन बाद में ही ये जो तानाशाह शासक हिटलर था और इसका प्रधानमंत्री, इन दोनों ने अपने परिवार के साथ में बर्लिन में इन्होंने भी आत्महत्या कर ली। ये जो घटनाक्रम है ये आपके इस पाठ के शुरू के प्रश्न में दर्शाया गया है। और इस घटनाक्रम के पश्चात की जो स्थिति है वो आपको इस पाठ के प्रारंभ में दर्शाई गई है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो घटनाक्रम हुआ इसका आधार क्या था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। इस पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें जर्मनी के अतीत में जाना पड़ेगा, विश्व के इतिहास में हमें जाना पड़ेगा। तो वो हम आपको इसकी पृष्ठभूमि बता देते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ वो हुआ 1914 से 1918 के मध्य। ये युद्ध 2 समूहों में हुआ। पहला जो समूह था वो था मित्र राष्ट्र और दूसरा जो समूह था वो था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में जो देश शामिल थे उनमें थे फ्रांस, रूस,
ब्रिटेन, और बाद में चलकर इसमें अमेरिका भी शामिल हो गया अप्रत्यक्ष रूप से। ध्रुवीय राष्ट्र में जो देश थे वो थे जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ध्रुवीय राष्ट्र में प्रमुख देश ये थे, मित्र राष्ट्र में प्रमुख देश ये थे। इसके पश्चात जब इनका ग्रुप समूह बन गया, अब हर ग्रुप ये चाहता है कि वो विश्व स्तर पर अपनी नई पहचान, विश्व विजेता के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहता है। इसी को लेकर ये युद्ध हुआ। ये जो युद्ध है, इस युद्ध के प्रारंभ में हम आपको स्थिति बता दें कि ये जो जर्मनी है, जो इस ग्रुप का नेतृत्व कर रहा है, जर्मनी और जापान मिलकर इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे हैं। और इसके बाद में क्या हुआ कि इस युद्ध के प्रारंभ में यानी कि 1914 से 16 तक की स्थिति ये रही थी कि ये ग्रुप इस ग्रुप पर हावी रहा, यानी कि ध्रुवीय राष्ट्र ने हर मोर्चे पर मित्र राष्ट्र को पराजित किया। परंतु 1916 के पश्चात, इसके बाद में जब अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया अप्रत्यक्ष रूप से। अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से कैसे हुआ कि अमेरिका ने इनके सैनिकों को रसद सामग्री भेजी तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। इसके शामिल होने के पश्चात ये जो ग्रुप है ये हावी होने लगा, और 16 के बाद स्थिति ये हुई कि मित्र राष्ट्र जो है इसकी सेना इस ग्रुप पर हावी होने लगी। युद्ध बहुत लंबे समय तक चला, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इसका आर्थिक भार ये जो ग्रुप है, ये जो समूह है, इसका आर्थिक भार सहन नहीं कर पाया, और इसके पश्चात अब हर देश ये चाहता था कि इस युद्ध को समाप्त किया जाए। इस युद्ध को समाप्त करने के लिए जर्मनी ने अमेरिका का सहारा लिया और अमेरिका से कहा कि जैसे तैसे करके इस युद्ध को शांत करवाओ। अमेरिका की मध्यस्थता में इस युद्ध को शांत कराने के लिए, समाप्त कराने के लिए एक संधि की गई, और इस संधि को बोलते हैं हम लोग वर्साय की संधि। वर्साय की संधि, ये जो संधि हुई थी वो 1919 में हुई थी। जनवरी फरवरी 1919 में ये संधि हुई थी दोनों राष्ट्रों के मध्य। इसमें ध्रुवीय राष्ट्र की तरफ से जर्मनी प्रमुख देश के रूप में जर्मनी ने इस संधि में भाग लिया था। इसकी तरफ से डेनमार्क, पोलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, इन्होंने इस युद्ध में, इस संधि में भाग लिया। और इस संधि के अंतर्गत, क्योंकि जर्मनी चाहता था कि ये संधि हो, युद्ध को रोका जाए, इसकी वजह से जर्मनी पर इन देशों के द्वारा या मित्र राष्ट्रों के, ये मित्र राष्ट्र के देश हैं, मित्र राष्ट्र ने इस संधि के अंतर्गत ध्रुवीय राष्ट्र के सबसे बड़े देश जर्मनी पर कुछ शर्तें थोपी। और ये जो शर्तें थी वो ये थी कि जर्मनी की जो खानें थी, लोहे की खान, कोयले की खान, और जर्मनी के जो उपनिवेश थे, इन पर कब्जा हो गया इन देशों का। इसके साथ साथ 6 अरब पौंड ये मुआवजा राशि ली गई जर्मनी से। इस समय जो जर्मनी का शासक था वो था केसर विलियम। जनता के दबाव के कारण और इसके सहयोगी राष्ट्रों के कारण केसर विलियम ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और इन सारी शर्तों को उसने मान लिया। और मानने के पश्चात अब इन शर्तों का उन्हें पालन करना था। इसके पश्चात क्या हुआ
कि जो जर्मनी की संसद थी, जर्मनी की जो संसद होती है उसको बोलते हैं राइख्सटैग। इसमें हुए चुनाव और इन चुनावों में एक व्यक्ति शासक बना जिसका नाम था केरेंस्की। ये व्यक्ति शासक बन जाता है और ये भी उन्हीं संधि की शर्तों का पालन करता है। इस युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में बुरी राष्ट्र की तरफ से यानी कि जर्मनी की तरफ से एक व्यक्ति जो था वो सैनिक के तौर पर उसने युद्ध लड़ा था और उस व्यक्ति का नाम था एडोल्फ हिटलर, जो जर्मन का मूल निवासी था और खुद जर्मन आर्य था, जर्मन आर्य। ये प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना में एक सैनिक के तौर पर एक व्यक्ति ने युद्ध लड़ा था जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, जो जर्मन आर्य था। उसने अपनी आंखों से इस चीज को देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की यहूदी सेना ने, मित्र राष्ट्र की जो सेना थी उसमें यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक थी। तो किस प्रकार से यहूदी सेना ने ये जो जर्मन आर्य थे, ये धुरी राष्ट्र की सेना का किस प्रकार से उन्होंने सफाया किया था, वो जो दर्द था वो उसकी आंखों में था। हालांकि वर्साई की संधि हो गई, ये शर्त, इसको एक शर्त के मुताबिक इस युद्ध को रोक दिया गया था, लेकिन अभी भी एडोल्फ हिटलर के मन में वही विचार आ रहे थे कि हमारे साथ में जो हुआ वो गलत हुआ। प्रतिशोध की भावना उसके अंदर व्याप्त थी और उसी प्रतिशोध को पूरा करने की वो फिराक में था कि हम किस प्रकार से यहूदियों का सामना करें, उनसे किस प्रकार से बदला लें, क्योंकि जिस प्रकार से यहूदियों ने जर्मनी की सेना का सफाया किया था वो ये चाहता था कि वो इसका प्रतिशोध ले यहूदियों से। और इसी वजह से क्या हुआ कि उसने जर्मनी के शासक जो केरेंस्की थे उनसे कहा कि तुम ये संधि की शर्तों को मानना बंद कर दो, उनको मुआवजा राशि देना बंद कर दो, इनकी जो खाने हैं उन खानों पे से मित्र राष्ट्र की सेना का कब्जा हटा लो। केरेंस्की ने कहा भाई मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मुझे तो शासन संभालना है। लेकिन जनता में उसने अपने विचारों का प्रतिपादन किया, विचारों को फैलाया और उसके जो विचार थे उसके विचार यहूदी विरोधी थे। जब उसने जनता में अपने विचारों को फैलाया तो जनता उसके विचारों से बड़ी प्रभावित हुई और इसी प्रकार जनता को वो अपने विश्वास में लेकर और उसने यहाँ का तख्ता पलट कर दिया, केरेंस्की को पद से हटा दिया और खुद बन गया शासक। और इसके बाद में यहाँ का जो शासक बन गया वो था एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने शासक बनने के बाद में जर्मनी की संसद के जो अधिकारी थे या जर्मनी की संसद के और जो प्रतिनिधि थे उन प्रतिनिधियों से सलाह लेना बंद कर दिया। उसने अपने विचारों को मनवाने के लिए एक कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए, जो उसके सिद्धांत थे यहूदी विरोधी सिद्धांत। जनता को उसने अपने विश्वास में लेकर ये कह लिया कि हम एक दिन यहूदियों से अवश्य ही बदला लेंगे। और जब वो शासक बन गया तो उसने शासक बनने के पश्चात सबसे पहले तो जर्मनी में ही जितने भी यहूदी थे उन यहूदियों को मरवा दिया, जिप्सियों को मरवा दिया, जिप्सी धर्म के लोगों को, पोलैंड के नागरिकों को उन्होंने मरवा दिया और साथ ही साथ में उसके राज्य में लगभग 70,000 अपाहिज थे, क्योंकि उसे एक ऐसी सेना तैयार करनी थी जो अधिक से अधिक सेना हो। उसे सेना तैयार करनी थी अधिक से अधिक और जर्मनी में 70,000 लोग अपाहिज थे और हर घर में यदि कोई अपाहिज होता है तो उस अपाहिज की केयर करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए एक स्वस्थ मनुष्य साथ में होता है। उसका ये मानना था
कि हमारे देश में यदि अपाहिज रहेंगे ही नहीं तो उसकी देखभाल करने के लिए स्वस्थ मनुष्य नहीं रहेगा घर में, और स्वस्थ मनुष्य यदि फ्री हो जाएगा तो उस व्यक्ति को हम लोग अपनी सेना में शामिल कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उसने आदेश पारित किया, और आदेश पारित करवाने के बाद में लगभग 70,000 लोगों को उसने, अपाहिज लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। उसके शासनकाल में कई सारे गैस चैम्बर थे। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था किस प्रकार से कमरा हुआ करता था। ऐसे कई कमरे थे जिनको यातना गृह कहा जाता था। गैस चैम्बर थे, जहरीली गैस चैम्बर, बहुत बड़े कमरे हुए करते थे जिनकी क्षमता से दुगने लोगों को उस कमरे में भरा जाता था, गेट बंद कर दिया जाता था, जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी, और आधा घंटे बाद में जब उस कमरे को खोला जाता था तो उसमें केवल लाशों का ढेर निकलता था। इस प्रकार से उसने यहूदियों का सफाया किया, और फिर इसी के कारण, क्योंकि ये व्यक्ति जो है शासक बनने के पश्चात इसने वर्साय की संधि का पालन नहीं किया, और अगली चीज इसकी वर्साय की संधि में ये भी थी कि जर्मनी कभी भी किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करेगा, सेना तैयार नहीं करेगा, लेकिन इसने फिर भी सेना तैयार की। और फिर इसने क्या किया, 1939 ईस्वी में, 1939 के घटनाक्रम में, 1939 के घटनाक्रम में उसने क्या किया, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। पोलैंड जो था वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। पोलैंड पर आक्रमण करने के पश्चात पोलैंड को अपने अधिकार में ले लिया, और यहीं से दोबारा विश्व युद्ध शुरू, मित्र राष्ट्र का और धुरी राष्ट्र का। प्रारंभ में इस युद्ध में वापस वही जर्मनी की मतलब वही देश आ जाएंगे यहाँ पर धुरी राष्ट्र के, इधर मित्र राष्ट्र के देश आ जाएंगे। प्रारंभ में इस युद्ध में जर्मनी ने यानी कि धुरी राष्ट्र ने मित्र राष्ट्रों को पराजित किया, परंतु धीरे धीरे जैसे अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ, देखो 1939 में, 1939 से 1941 के बीच में जर्मनी यानी कि धुरी राष्ट्र मित्र राष्ट्र पर हावी रहा। अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं था, परंतु वो धुरी राष्ट्र के देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रहा था। जर्मनी ने, जापान ने क्या किया, अमेरिका से कहा कि भाई ऐसा करो कि तुम धुरी राष्ट्र को आर्थिक सहायता देना बंद कर दो। अमेरिका ने इसकी मना कर दी कि नहीं, हम आर्थिक सहायता देना बंद नहीं करेंगे, ये देश तो हमारे देश हैं। अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों को सहायता की मना नहीं की, जबकि धुरी राष्ट्र की तरफ से जापान ने अमेरिका को समझाया कि इनको आर्थिक सहायता देना बंद कर दो, आप अभी तक आर्थिक सहायता ही दे रहा है अमेरिका, लेकिन अमेरिका माना नहीं। तो उसके बाद में क्या किया, जापान ने एक रक्षा विभाग था यहाँ पर, एक एयरपोर्ट मतलब रक्षा विभाग था यहाँ पर जापान में, और जापान ने क्या किया कि अमेरिका का एक रक्षा विभाग था जिसका नाम था पर्ल हार्बर, हवाई अड्डा भी था यहाँ। जापान ने क्या किया, 1941 ईस्वी में अमेरिका के पर्ल हार्बर को उड़ा दिया, बम डाल दिया यहाँ पर और उसको उड़ा दिया। इसके पश्चात क्या हुआ कि अमेरिका ने तुरंत अपनी सेना की बैठक बुलवाई, तीनों सेनाओं को बुलवाया अमेरिका की सरकार ने, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की मीटिंग ली और सेना से कहा कि अब इस युद्ध में यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में, अब चल रहा द्वितीय विश्व युद्ध, ये तो प्रथम था 1939 से और 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। अब अमेरिका ने कहा कि भाई सेना की मीटिंग बुलाकर कहा कि युद्ध में अपनी सेना भेज दो द्वितीय विश्व युद्ध में। फिर उसने वैज्ञानिकों की टीम बुलाई और वैज्ञानिकों की टीम बुलाकर कहा कि ऐसे शस्त्र तैयार करो जो अब तक संसार में बने ही नहीं, और इन वैज्ञानिकों ने अणुबम तैयार किए। ये जो अणुबम थे
ये 1945 में जाकर तैयार हुए। ये जो बदला था 1941 का, ये अमेरिका ने 1945 में लिया। और जापान के दो नगर हिरोशिमा पर तो बम डाला 6 अगस्त 1945 को, और 9 अगस्त 1945 को उसने जापान का दूसरा नगर नागासाकी पर बम डाला। और ये दोनों बम उसने जब गिरा दिए 1945 को, तो पूरा देश स्तब्ध रह गया, क्योंकि ऐसा बम, ये धमाके इतने खतरनाक थे और यहाँ पर इतनी तबाही मची अणु बमों से कि जापान पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, जो टेक्नोलॉजी के मामले में उस समय अव्वल नंबर का देश था। इसके बाद में धुरी राष्ट्र ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब जर्मनी के पास में केवल एक ही ऑप्शन था कि इस युद्ध को रोका जाए, और जर्मनी के शासक हिटलर के ऊपर ही ये सारा दारोमदार था कि हिटलर ने जिस प्रकार से यहूदियों की सेना का सफाया किया था, अब यहूदी उसके साथ में क्या करने वाले थे, यही बात कर रहे थे वो पाठ के प्रारंभ में। जो हेलमुट के जो माता पिता थे वो यही बात कर रहे थे। तो ये हमारी सारी पृष्ठभूमि है इस पाठ की, और इस पाठ को पढ़ेंगे और आगे कल। धन्यवाद।